नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर हरियाणा साप्ताहिक। हरियाणा साप्ताहिक में आज बात होगी हरियाणा सरकार के कामकाज की। हरियाणा में अब फसल बर्बादी का आकलन करने में पटवारी और कानून नगों की जो मनमानी थी वो खत्म होगी। हरियाणा सरकार ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है। 48 घंटे के भीतर सर्वे कर नुकसान वाला क्षेत्र चिन्हित किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए नई शुरुआत करते हुए सरकार ने तय किया है कि अब फसलों के नुकसान की रिपोर्ट खुद किसान कर सकेंगे, खुद अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। इसके लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसी पर यह पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पटवारी कानूनगों की मनमानी होगी खत्म। किसानों के नुकसान के लिए हरियाणा सरकार सख्त। हरियाणा में ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल हुआ लॉन्च। पोर्टल से किसान खुद अपनी फसल खराब की दे सकेंगे जानकारी। अब मौसम की मार के चलते फसल खराब होने पे किसानों को मुआवजे के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसान अपनी खराब हुई फसल का सर्वे करवाने के लिए खुद ही पोर्टल पे इसका ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही ये फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसानों को फसल खराबी का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है और कई साल से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से ये मुआवजा भी ऑनलाइन कर दिया गया है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन किसानों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की सफलता के बाद ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़ा होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल से किसानों को क्या फायदा होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे उपलब्ध कराए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधा राशि जमा करवाई जाएगी। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं। संबंधित खसरा नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं होना चाहिए। पोर्टल पे किसान समय समय पे अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर में से कोई एक अनिवार्य होगा। आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, जल भराव, भारी बारिश, कीट का हमला और धूल भरी आंधी के कारण फसल नुकसान पे मुआवजा मिलेगा। फसल का मुआवजा 5 स्लैब 0 से 24%, 25 से 32%, 33 से 49% और 50 से 74% और 75 से 100% में दिया जाएगा। चंडीगढ़ में पोर्टल लॉन्च करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के हित और उन्हें जोखिम मुक्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान खुद अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। इससे पहले किसानों को फसल खराबी का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है। कई साल से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से ये मुआवजा भी ऑनलाइन कर दिया गया है। क्षतिपूर्ति के नाते से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है और दूसरी जो जानकारी, हमारे जो आम नागरिक जो एचएसवीपी के साथ जुड़े हुए हैं अपने मकानों के नाते से, उनकी तरह तरह की कठिनाइयां जैसे आती हैं तो उसमें से हर चीज को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं उनके लिए। हरियाणा के कई बड़े प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण पॉलिसी सख्त होने के चलते लटके पड़े हैं। यूपीए सरकार के समय 2013 में बनाई गई भूमि अधिग्रहण पॉलिसी में राज्य सरकार संशोधन भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी जमीन जुटाना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने भूमि का प्रबंध करने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। ई भूमि पोर्टल पहले की तरह जारी रहेगा। इससे अलग किसानों और भू मालिकों के लिए 2 और योजनाओं की शुरुआत सरकार करेगी। जमीनों से जुड़े प्रोजेक्ट अब जॉइंट वेंचर के रूप में लॉन्च होंगे। इसके तहत किसानों को उनकी जमीन का एक निर्धारित मूल्य पहले ही दिया जाएगा। इसके बाद जमीन को बेचने के बाद आने वाले मुनाफे में भी किसान बराबर के हकदार होंगे। मसलन किसी जमीन को बेचने पर अगर 5 करोड़ रुपए का मुआवजा हुआ है तो 2.5 करोड़ रुपए भू मालिक को दिए जाएंगे। ई भूमि पर किसान से नेगोशिएशन के बाद जमीन खरीदी जाती है और लगभग 1000 एकड़ से ऊपर ऐसी जमीन हम पिछले कुछ सालों में खरीद चुके हैं। जितनी आवश्यक होती है, कहीं इरिगेशन के लिए, कहीं पब्लिक हेल्थ के लिए, कहीं एजुकेशन यानी स्कूलों के लिए, कहीं हेल्थ के लिए, तो ऐसी जमीनें सब ली जा रही हैं।
बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें लेने में अभी भी कठिनाई आ रही है। उसके लिए हम 2 पॉलिसीज बहुत जल्दी और ला रहे हैं। एक पॉलिसी ला रहे हैं जिसको पुलिंग पॉलिसी, लैंड पुलिंग पॉलिसी कहेंगे। तो लैंड पुलिंग पॉलिसी में एक शेयर, उसमें हर शहर के हिसाब से वो अलग अलग होगा, वो कीमत के हिसाब से होगा कि अगर तो ज्यादा कीमत की लैंड है तो उनको ज्यादा एरिया मिलेगा, कम कीमत की लैंड हो तो कम एरिया मिलेगा। उसी हिसाब से वहां मार्केट के रेट भी होते हैं। तो हर किसी को अपनी जमीन के हिसाब से एक लाभदायक ऐसी योजना बनाएंगे, चाहे वो ई भूमि में बेचे, चाहे पुलिंग पॉलिसी में। बता दें कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर एरिया सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस पर काम सरकार कब से शुरू करती है। बहरहाल ई पोर्टल आने से किसान और सरकार के दरमियान पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई जल्द हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती पर करनाल में प्रदेश स्तरीय रैली की गई और इस रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पर भी पूरी रिपोर्ट देखिए। 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार का कार्यक्रम 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती पर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन। आजादी की 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। हरियाणा के करनाल में महर्षि कश्यप जयंती के भव्य कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। राज्य स्तरीय समारोह को लेकर चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हरियाणा के करनाल में महर्षि कश्यप जयंती के भव्य कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। सीएम ने कहा कि करनाल में महर्षि कश्यप सभा के कार्यक्रम प्रेरणा देने वाला है। महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला, जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी की जयंती ये हर वर्ष इसी प्रकार से मनाई जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। अंत्योदय कौशल विकास केंद्र जो मैंने घोषणा की अभी थोड़ी देर पहले, ये जितने भी खुलेंगे, अभी डिपार्टमेंट तय करेगा कि 2 खुलते हैं, 5 खुलते हैं, 10 खुलते हैं, उसमें से एक कौशल विकास केंद्र का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से और ये रखा जाएगा। इसी प्रकार महर्षि कश्यप राजपूत धर्मशाला, 4 धर्मशालाओं का नाम मुझे बताया है। एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में और एक बिलासपुर में, एक सफीदों में, जो अभी अधूरी हैं। तो इस समय, क्योंकि पहले भी उन धर्मशालाओं में थोड़ा बहुत सहयोग तो गया ही है, लेकिन नए सिरे से सभी चारों के लिए 11-11 लाख रुपया, 44 लाख रुपए की ये भी आपके लिए घोषणा की जाती है। आप लोगों ने जो कहा उसको हमने माना और इसके अलावा हम बातचीत करके रामकुमार जी कश्यप, हमारे विधायक, और जो अपनी टोली है कश्यप समाज की, जो भी कोई मांग लाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्तऋषि में एक नाम महर्षि कश्यप का भी है। सभी की मांगों पर विचार करके उन्हें पूरा किया जा रहा है। जुंडला के राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर होगा। इसके अलावा धर्मशाला के विकास के लिए 44 लाख रुपए अनुदान दिए गए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप पीठ भी स्थापित की जाएगी। करनाल के इस प्रोग्राम के बाद मुख्यमंत्री पंचायत भवन में 88 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। सीएम ने इस दौरान कई कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री घंटा कर्ण महावीर मनोहर गेट का उद्घाटन। गेट करनाल नए बस स्टैंड और नेशनल हाईवे 44 के पास है। गेट पर भव्य धौलपुर स्टोन लगाया गया है। गेट पर 67,69,000 रुपए खर्च हुए हैं। 2 STP का हुआ शिलान्यास। परियोजनाओं पर 13 करोड़ 29 लाख रुपए लगने का अनुमान। कैरवाली से मुंडोगढ़ी तक ट्रेन का पुनर्निर्माण और खुदाई के लिए परियोजना का शिलान्यास। राज्य स्तरीय जयंती समारोह को लेकर कानून और सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही थी। समारोह स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए शहर के मुख्य मार्गों तथा समारोह स्थल से जुड़ने वाले सभी मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
भारत की ओर से महिलाओं को रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में शामिल करने के फैसले के 3 साल बाद कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई हैं, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैप्टन अभिलाषा बराक को भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट एविएटर बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की और भी बेटियां अभिलाषा से प्रेरणा लेंगी और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी बल मिलेगा। बता दें कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने से पहले अभिलाषा नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में कोर्स को पूरा करने में लगी हुई थी। 1 साल की ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने के बाद उन्हें महिला लड़ाकू पायलट के रूप में सेना में शामिल कर लिया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक हुई। बैठक में हरियाणा में ईएसआई अस्पताल और साथ ही सोहना में जंगल सफारी को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि सोहना में जंगल सफारी 10,000 एकड़ पे बनाई जा रही है। हरियाणा के ईएसआई अस्पतालों में सामान्य नागरिक भी उपचार करा सकेंगे और इस मसले को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम खट्टर मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से ईएसआई हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के मुद्दों पर चर्चा की गई है। 500 बेड का एक ईएसआई हॉस्पिटल और साथ ही गुरुग्राम में 100 बेड के 5 हॉस्पिटल की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। जल्द ही ईएसआई विभाग के साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग का एक एमओयू साइन होगा और ईएसआई हॉस्पिटल में आम आदमी और सरकारी अस्पतालों में मजदूरों के इलाज के लिए सरकार काम कर रही है। केंद्र के लेबर विभाग और साथ ही हमारे पीपीपी के आंकड़े पर भी साझा किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में और योजनाओं पर भी मिलकर काम किया जा सके। सीएम खट्टर ने कहा कि हम सरकारी हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे ताकि श्रमिक सरकारी अस्पताल में और आम जनता ईएसआई हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। जो ईएसआई के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिलकर के एमओयू करेंगे ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स और ईएसआई हॉस्पिटल्स उन दोनों का कोई तालमेल बैठे। श्रमिक जो है वो सरकारी अस्पतालों में और आम नागरिक जो है ईएसआई अस्पताल में वहां जाकर अपने इलाज करा सके। इस नाते से हमने ये विचार किया है। पर्यावरण मंत्रालय के नाते से भी हम एक बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ओर से सहायता हमको मिलेगी कि गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का एक केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने कंसीव किया है। वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी बाउंड्री जो है उस जगह की वो हमने ईयरमार्क कर ली है और कुछ कंपनीज को भी हमने हायर किया है जो अच्छे डिजाइन बना करके और एक अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं कि एक सफारी का केंद्र वहां पर बने, ये भी हमने विचार किया है। और इस हरियाणा में 4 जून से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया। खेलो इंडिया को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खेलो इंडिया का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। सीएम खट्टर ने ट्वीट में लिखा कि इबके आओ मारे प्रदेश। खेल और खिलाड़ियों की धरती हरियाणा में 4 जून से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया। बता दें कि हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन में 4 से 13 जून 2022 तक ये आयोजन किया जाएगा और इनमें अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल शामिल हैं, जिसमें गतका, योगासना, थांगता, मलखंबा और साथ ही कालरी। इन खेलों का आयोजन पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिले के 41 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और इसमें विभिन्न गेम्स में 21 महिला और साथ ही पुरुष शामिल होंगे जो कि खिलाड़ी के तौर में पार्टिसिपेट करेंगे। 4 से 13 जून तक चलने वाले इस इवेंट में जिले के सबसे ज्यादा गतके के 16 खिलाड़ी हैं। लद्दाख में सेना की एक बस बड़े हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 7 जवानों की मौत हो गई।
कई जवान घायल भी हुए। 26 जवानों को लेकर जा रही सेना की बस अचानक से नदी में गिर गई। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि लद्दाख के शौक नदी में सेना का वाहन गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। इस कठिन घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो हरियाणा साप्ताहिक में फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।